हाय हेलो एवरीवन। सो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में एक ये नया बैंक है जिसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज किए हैं, कुछ टाइम पहले इनका आईपीओ भी आया था। तो देखेंगे ओवरऑल बिजनेस मॉडल किस तरीके का इनका एंड क्या ओवरऑल नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए और आगे का आउटलुक कैसा लगता है इस बैंक का। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में अगर लास्ट कुछ टाइम से अगर आप ट्रैक करो सारे बैंक्स को, तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एक दो फाइनेंशियल ईयर से लगातार, लेकिन सडनली एक बड़ा फॉल देखने को मिला है हमें उनकी परफॉर्मेंस में। फॉर एग्जांपल आप ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को ले सकते हो, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक दो क्वार्टर उन्होंने काफी अच्छा किया, उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बैंक का सडनली ग्रॉस एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, उनका प्रोविजनिंग बढ़ा एंड प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला। सिमिलरली एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी आप उसमें कंसिडर कर सकते हो। बैंक ने 2-3 साल कोविड के बाद काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया, लेकिन उसका भी वो ग्रॉस एनपीए वाला प्रॉब्लम बढ़ गया, बैंक की ग्रोथ कम हो गई और बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट के नंबर्स भी कम होने लग गए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उस कैटेगरी में आता है जिसके परफॉर्मेंस में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, बिकॉज बैंक एक टाइम पे 30-40% पे ग्रो कर रहा था। टर्न अराउंड स्टोरी काफी अच्छी रही उस बैंक की। स्टॉक भी अगर आप देखो तो 10-12 रुपए से ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज तक वो स्टॉक गया, अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए। लेकिन सडनली हमको देखने को मिला कि उसकी उस बैंक की ग्रोथ भी लगातार कम होती गई। बैंक ने गाइडेंस घटा करके 30% पे किया, फिर 25% पे किया एंड अभी रिसेंटली उन्होंने अपने गाइडेंस को और कम कर दिया, 20% के आसपास कर दिया है। उसका इंपैक्ट आप देखोगे, उज्जीवन का स्टॉक जो एक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता था, ऑलमोस्ट 2.6-2.7 का प्राइस टू बुक उसको मार्केट से मिल रहा था कुछ टाइम पहले तक, तो वो वहां पे भी डी रेटिंग हुई उस स्टॉक में। आज के टाइम पे उसका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5-1.6 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिकॉज डेफिनेटली कोई भी बिजनेस अगर अपना गाइडेंस घटाएगा तो मार्केट वहां पे उसको नेगेटिव रिएक्शन देता ही है। सो वही हमने उज्जीवन के केस में भी देखा। करंट फेज में अगर हम देखें तो ये जो कैटेगरी है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उसमें एक उत्कर्ष बैंक काफी अच्छा लगता है। बैंक ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया अपने एसेट क्वालिटी के अंदर, उसका ग्रोथ वगैरह का नंबर तो पहले ही अच्छा था। एंड उसके साथ में आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज वो बैंक भी काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। आरओई का नंबर उसका टारगेट है कि 15% तक लेके जाना है। तो ये दो बैंक काफी अच्छे लगते हैं। अब इसके साथ में ये जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसकी लिस्टिंग अभी कुछ टाइम पहले हुई है, इसका मॉडल काफी इंटरेस्टिंग लगता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस तो हम देखेंगे इनका। जितने भी हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी तक एनालाइज करे हैं, उनमें एक कॉमन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि सारे बैंक क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे। पहले तो ये माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज थे जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुए आरबीआई से जब इनको लाइसेंस मिला। तो उसके बाद से अब इनका टारगेट क्या है कि हमको सिक्योर्ड लोन बुक की तरफ बढ़ना है। मतलब हमारा टोटल लोन बुक में सिक्योर्ड लोन बुक का जो शेयर है वो ज्यादा होना चाहिए। पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका सिक्योर्ड लोन बुक का जो शेयर है वो हमेशा से ज्यादा रहा है। ऑलमोस्ट 90-92% के आसपास उस बैंक का जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड रहा है। हार्डली 8-9% के आसपास उनका अनसिक्योर्ड लोन बुक रहता है। उसका प्राइस टू बुक भी अगर आप देखोगे तो मार्केट उसको काफी हाईली वैल्यू करता था। एक टाइम पे तो 5 का 6 का प्राइस टू बुक मिलता था उस बैंक को, लेकिन अभी भी बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में काफी हाई लेवल्स पे वो बैंक ट्रेड करता है। 3.5-4 के आसपास का प्राइस टू बुक है उस बैंक का। इसके अलावा बाकी जो बैंक्स हैं, एक्विटास है, उज्जीवन है, या आपका ईसैफ है, उत्कर्ष है, इन सबका टारगेट क्या है पिछले 1-2 साल से कि हमको सिक्योर्ड वाला जो पार्ट है उसको इंक्रीज करना है। एयू के बाद में एक्विटास आता है जिसका 20-30% के आसपास का अनसिक्योर्ड है, बाकी उसका सिक्योर्ड है। एक्विटास ने काफी अच्छा काम किया, अपने सिक्योर्ड बुक को ग्रो किया है। लेकिन उज्जीवन हो, उत्कर्ष हो, ईसैफ हो, इनका जो सिक्योर्ड पार्ट है वो भी 30% के आसपास ही है और उनका आगे का टारगेट है कि हमको हमारा सिक्योर्ड बुक का पार्ट ग्रो करना है। ये एक कॉमन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा मोस्टली सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका बिल्कुल अपोजिट केस है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो सिक्योर्ड लोन बुक है वो 62% के आसपास है और जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है वो 38% के आसपास है। अब इसमें अच्छी चीज क्या लगती है पर्सनली मुझे कि जब ये बैंक बना, मतलब पहले तो ये भी एनबीएफसी था, माइक्रो फाइनेंस लोन देता था, अनसिक्योर्ड लोन देता था। 2017 में इनको लाइसेंस मिला, 2018 में इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अच्छी चीज क्या लगती है इस बैंक की
कि जब से ये बैंक बना इन्होंने एक क्लियर स्ट्रैटेजी रखी कि बैंक बनने के बाद हमको सिक्योर प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, हमें सिक्योर्ड लेंडर बनना है, अनसिक्योर्ड लोन जो है उसको हमको कम करना है। और अगर आप इनके पिछले 6-7 साल की जर्नी देखोगे तो इस बैंक का जो अनसिक्योर्ड लोन का जो ग्रोथ है वो हमेशा से बहुत ज्यादा कम रहा है कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन बुक का ग्रोथ। यही रीजन है कि एक अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी होने के बाद भी इनका सिक्योर्ड लोन बुक आज के टाइम पे 62% है और अनसिक्योर्ड लोन 38% के आसपास है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन्होंने काफी प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो काफी स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करें। मतलब ऐसा नहीं कि हम सिक्योर्ड लोन अपना ग्रो करेंगे तो हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। बिकॉज अगर आप एयू का देखो तो उसका निम बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में कम रहता है। बिकॉज एक तो उसके कस्टमर्स की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है और उसका प्रोडक्ट मिक्स भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप निम देखोगे तो 8% के आसपास का मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस बैंक का, जो कि ऑलमोस्ट आपको उत्कर्ष या फिर उज्जीवन, एक्विटास इनके कंपैरिजन में मिलेगा। तो वो क्यों है? बिकॉज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रोडक्ट मिक्स काफी अच्छा है। इनका सबसे मेन प्रोडक्ट है एक तो माइक्रो लैप। माइक्रो लैप जो आप अरमान का हमने देखा है कि अरमान ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया अपना माइक्रो लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें ये लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, मतलब कस्टमर तो वही है, रूरल कस्टमर है, माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी का कस्टमर है, लेकिन उनको आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हो, सिक्योर्ड लोन दे रहे हो, जो आपका 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का जो स्मॉल टिकट साइज लोन होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो वो इनका एक मेन प्रोडक्ट है। इसके साथ में इन्होंने 2019 से ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हमको पता है कि नॉर्मल होम लोन के कंपैरिजन में यील्ड थोड़े से ज्यादा होते हैं, मार्जिन थोड़े से उसमें बेटर होते हैं। तो वो दूसरा इनका मेन प्रोडक्ट है। तीसरा इनका मेन प्रोडक्ट है एमएसएमई। एमएसएमई में भी हमने देखा है, चाहे 5 स्टार हो, यूग्रो हो, एसबीएफसी हो या पूना वाला हो, एमएसएमई में भी आप यील्ड ज्यादा चार्ज करते हो, तो इनका उसमें भी यील्ड ज्यादा रहता है। अब ये जो तीनों जो मेन इनके प्रोडक्ट हैं, ये तीनों सिक्योर्ड लोन है। मतलब लोन के अगेंस्ट में जो कस्टमर की प्रॉपर्टी है वो इनके पास में एज ए कोलैटरल होती है। लेकिन क्योंकि ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है तो इससे इनको बेनिफिट ये मिलता है कि सिक्योर्ड लोन रखते हुए भी आप ज्यादा मार्जिन इंजॉय कर सकते हो अपने ओवरऑल लोन बुक के ऊपर। देन इसके साथ में इनका ग्रुप लोन है जो माइक्रो फाइनेंस होता है, इंडिविजुअल लोन है जो आप देख ही रहे हो आज के टाइम पे हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी अच्छे क्वालिटी कस्टमर्स को इंडिविजुअल लोन ऑफर कर रही है। एनबीएफसी को भी ये लोन देते हैं। तो लेकिन मेन ये 3 प्रोडक्ट है इनके और उसके साथ में इंडिविजुअल लोन वाला इनका प्रोडक्ट है। और जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें 10% पार्ट जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से आता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जिसको आप बेसिकली लोन एजेंट बोल सकते हो, तो वो कस्टमर की सोर्सिंग भी उन्हीं की रहती है, लेकिन 10% का इनका जो अनसिक्योर्ड लोन है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से आता है। तो ये ओवरऑल इनका प्रोडक्ट मिक्स है। अब अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी एक डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और बाकी बैंक्स या माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के कंपैरिजन में। सो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 24 स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर प्रेजेंट है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो जो बड़े बैंक्स हैं या जो पैन इंडिया बैंक्स होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इमर्जिंग बैंक में आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम ले सकते हो, तो ये इन सारे बैंकों का अगर आप ब्रांचेस देखोगे तो ये हर एक स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज इनका टारगेट, इनका प्रिंसिपली ये होता है कि हमको डाइवर्सिफिकेशन रखना है सो दैट वो जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो हमारे बिजनेस के ऊपर नहीं आए। लेकिन अगर आप जब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हो तो जैसे ईसैफ है, एक्विटास है या आपका उत्कर्ष है, इनका 2 या 3 स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। जैसे ईसैफ का केस में केरल से इनका 50% लोन बुक आता था। एक्विटास के केस में तमिलनाडु में उनका 50% लोन बुक आता है। उत्कर्ष का यूपी एंड बिहार के अंदर 70% लोन बुक आता है। तो उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है और अब वो फोकस कर रहे हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अलग अलग स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का 24 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है और ऐसा कोई भी स्टेट या यूटी नहीं है जहां पे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का 13% से भी ज्यादा का लोन बुक हो। एक्सपोजर काफी लिमिटेड रखा है इन्होंने। तो इससे क्या होता है, इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, कंसंट्रेशन रिस्क नहीं रहता। मतलब क्या हुआ कि कल को चल के अगर किसी एक या 2 पर्टिकुलर एरिया में कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम आया तो आपके ओवरऑल बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एक्विटास का क्या हुआ था लास्ट ईयर, उसका ग्रॉस एनपीए कब बढ़ना शुरू हुआ, जब तमिलनाडु में फ्लड आया
तमिलनाडु में फ्लड आया तो क्योंकि उसका 50% लोन बुक वहीं से है तो उसका ग्रॉस एनपीए बढ़ने लग गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ईसैप के साथ में भी ऐसा ही केस हुआ था, उसका भी तमिलनाडु में ठीक ठाक एलोकेशन है, उसके साथ में भी सेम प्रॉब्लम हुआ। तो ये चीज आपको डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी सेव कर देती है अगर आपका लोन बुक थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो। अगेन इसमें कुछ ऐसा जनरल रूल नहीं है कि हर एक लेंडर को डाइवर्सिफिकेशन रखना ही चाहिए, ये लेंडर टू लेंडर वेरी करता है। जो अपने मॉडल को अच्छे से मैनेज कर पाए उसके लिए वो मॉडल अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 स्टार को देखो तो वो कॉन्सेंट्रेशन है उसका तो 94% लोन बुक सिर्फ 3-4 स्टेट से ही आता है, लेकिन उसके बाद भी 5 स्टार बहुत अच्छे से मैनेज करता है अपने एसेट क्वालिटी को। तो और भी ऐसे एनबीएफसीज हैं, सो ये वेरी करता है। हमको एज अ शेयर होल्डर ये चाहिए कि आपका मॉडल कोई भी हो लेकिन आपका एसेट क्वालिटी मेंटेन रखना रहना चाहिए, आपका एसेट क्वालिटी स्टेबल रहना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए और ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो इन सारे पैरामीटर पे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इस मॉडल के साथ काफी अच्छा कर रहा है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, इस बैंक का। अब हम इनका देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने कैसे नंबर्स रिपोर्ट किए, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, की हाइलाइट्स क्या है और आगे का आउटलुक कैसा लगता है इस बैंक का। सो ये इनका रिजल्ट का हाईलाइट है, जो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया है। उसका मेन हाईलाइट है कि कैसे नंबर्स इनके रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो आप ये देखोगे ये वाई वाई नंबर है, जो कंपैरिजन आप देख रहे हो ये वाई वाई है। सो सबसे पहले तो आप देख सकते हो लोन बुक जो है इस बैंक का वो 25,000 करोड़ का है, 25,700 करोड़ का। इसमें ग्रोथ कितनी है? 25% की ग्रोथ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। 25% से बैंक ने अपने लोन बुक को ग्रो किया है। लेकिन मेन हाईलाइट क्या है इनके रिजल्ट का? वो है इनका डिपॉजिट ग्रोथ का नंबर। तो 41% से डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का फर्स्ट क्वार्टर में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज हमको पता है कि अभी इंडस्ट्री के अंदर, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर लिक्विडिटी का कितना प्रॉब्लम चल रहा है। हर एक बैंक के लिए मार्केट से डिपॉजिट को ग्रो कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड उसमें भी स्पेशली अगर आप एक छोटा बैंक हो, अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, आपका इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, आप एक पैन इंडिया बैंक नहीं हो लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, उस लेवल का बैंक अगर आप नहीं हो तो आपके लिए चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद भी आपने ये 41% की जो ग्रोथ रिपोर्ट करी है, सो डेफिनेटली ये काफी अच्छा नंबर है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। लेकिन इसमें हमको अब दूसरी चीज क्या देखनी है? दूसरी चीज हमको इसमें ये देखनी है कि इस ग्रोथ की क्वालिटी क्या है। मतलब क्या ये ग्रोथ आपने बल्कि डिपॉजिट से तो नहीं लाया है, मतलब कॉर्पोरेट डिपॉजिट से? बिकॉज वो डिपॉजिट का मतलब क्या है कि बल्क में पैसा आया है और बल्क में पैसा वो आपके बैंक से जा भी सकता है कल को, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमको रिटेल डिपॉजिट चाहिए। रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखोगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो इनका टोटल डिपॉजिट में 65% जो डिपॉजिट है वो रिटेल डिपॉजिट है। लास्ट क्वार्टर तक ये 67% के आसपास था, लेकिन आरबीआई का एक नया क्लासिफिकेशन आया रिटेल और बल्कि डिपॉजिट के बीच में, तो उस क्लासिफिकेशन के बाद इनका जो रिटेल डिपॉजिट का शेयर है ये 65% है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बैंक की डिपेंडेंसी बल्कि डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के ऊपर कम है। 65% डिपॉजिट ये बैंक रिटेल डिपॉजिट से लाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज अगर आप देखोगे जीवन को, एक्विटास को या ईसैफ को, तो इनका जो रिटेल डिपॉजिट का शेयर है वो 60% से भी कम है। तो उस पैरामीटर पे अगेन जना का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। देन अगर आप इनका एसेट क्वालिटी का नंबर वाई देखोगे तो वो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो इनका ग्रॉस एनपीए एक्चुअली में बढ़ गया है 2% से 2.5% पे। ग्रॉस एनपीए इनका 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। तो एसेट क्वालिटी खराब हुआ इसका मतलब। तो लेकिन इसका रीजन क्या है? ये हमने सीए ग्रामीण के रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वार्टर में जितने भी लेंडर्स हैं, स्पेशली जो लोन देने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंज रहने वाला है। बिकॉज हीट वेव की वजह से, आपका जनरल इलेक्शंस की वजह से, एंड उसके साथ में Q1 तो वैसे भी थोड़ा सा स्लो क्वार्टर रहता है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो ये 3-4 रीजंस की वजह से इनको लोन की रिकवरी में प्रॉब्लम आया है। वही जना बैंक की मैनेजमेंट ने भी बोला है कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा क्योंकि हमारा चैलेंजिंग रहा है, इसकी वजह से हमारा एसेट क्वालिटी में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आया है। 50 बेसिस पॉइंट से हमारा ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर या एज अ शेयर होल्डर हमको कॉन्फिडेंट कहां से आता है? जब मैनेजमेंट ये बोलता है कि ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर से हमारा इसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। बिकॉज जो अनसिक्योर्ड पार्ट में जो हमारा ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, उसमें ऑलरेडी हमने फ्रेश लेंडिंग देना स्टॉप कर दिया है, एक्स्ट्रा मैन पावर वहां पे लगा दी है रिकवरी के लिए। एंड वी आर सुपर कॉन्फिडेंट कि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रॉस एनपीए का नंबर हमारा इंप्रूव होगा, एसेट क्वालिटी का नंबर हमारा
इम्प्रूव होगा फिर से। और उसके बाद अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखोगे, पैट का नंबर देखोगे, तो प्रॉफिट में एक चीज समझना जरूरी है जना बैंक के बारे में कि इस बैंक को बेसिकली डिफर्ड टैक्स का एडवांटेज मिलता है। तो उससे क्या होता है कि इनका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू अदर बैंक्स। सो ये जो बेनिफिट है, ये जो एडवांटेज है इस बैंक को, ये 2027 तक मिलेगा। मतलब अगले 3 साल तक लगभग 700 करोड़ के आसपास का एडवांटेज जो है वो जना बैंक ले सकता है, जनरेट कर सकता है। तो वो एक एडवांटेज है। तो ये जो आप इनका आरओए का नंबर या आरओई का नंबर देख रहे हो, ये उस एडवांटेज की वजह से इतना ज्यादा दिख रहा है। 2.1% का आरओए का नंबर है, 19% का ऑलमोस्ट आरओई का नंबर है। लेकिन अगर आप ये एडवांटेज को एक्सक्लूड करके देखोगे और अगर ये बैंक टैक्स पे करता, तो पोस्ट टैक्स इनका आरओए और आरओई का नंबर जो है वो अराउंड 1.5% का आरओए हो जाता है और लगभग 13% का इनका आरओई का नंबर हो जाता है। तो वो एक इम्पैक्ट है। लेकिन अगेन बैंक के पास क्योंकि एडवांटेज है इस चीज का अगले 3 साल तक, तो हमको तो इसको कंसिडर करके ही आगे बैंक को एनालाइज करना है। और इसके अलावा अगर आप इनका कॉस्ट ऑफ फंड देखोगे तो 8% हो गया है ये। लास्ट ईयर ये 7.5% था। ये आप अगर देखो तो 7.5% था लास्ट ईयर। इस साल बढ़ करके 8% हो गया कॉस्ट ऑफ फंड। लेकिन इसका इम्पैक्ट बैंक के निम पे नहीं पड़ा है। बैंक का मार्जिन इनफैक्ट पॉजिटिव हो गया है। बैंक का मार्जिन और बढ़ गया है 7.6% से 8%। क्यों बढ़ा? बिकॉज इन्होंने अपना यील्ड बढ़ा दिया। मतलब जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कस्टमर्स को, वो इन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो क्योंकि आपने यील्ड इंक्रीज कर दिया, तो वो जो कॉस्ट ऑफ फंड आपका बढ़ा है उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल बिजनेस पे नहीं पड़ा और मार्जिन्स आपके और इम्प्रूव हो गए। लेकिन इससे हमको दूसरी चीज क्या देखनी है कि आपने यील्ड बढ़ाया तो कहीं आपके एसेट क्वालिटी में तो प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया हो। तो वो अगर आप वाई वाई कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं हुआ है। ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर 2.68 था, अब 2.51% के आसपास है। ऑफकोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो बढ़ा है, बट वाई वाई ग्रॉस एनपीए बैंक का कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यील्ड बढ़ाने के बाद भी बैंक अच्छे से रिकवरी कर पा रहा है। बैंक की एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है। सो रिजल्ट अगर आप ओवरऑल देखो तो अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं हर एक पैरामीटर के ऊपर। आरओए आरओई का नंबर तो डेफिनेटली अच्छा है ही। ग्रोथ का नंबर भी काफी अच्छा है। डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है। देन स्पेशली अगर आप इनका डिपॉजिट बुक देखो और लोन बुक से कंपेयर करो तो छोटा है, जो कि हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉब्लम है कि डिपॉजिट बुक का साइज लोन बुक के कंपैरिजन में छोटा है। तो उससे क्या होता है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंक का काफी खराब हो जाता है। मतलब इनका अगर आप क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखोगे तो लास्ट ईयर 109% था। लेकिन क्योंकि इस साल ये 41% की ग्रोथ इन्होंने शो करी है अपने डिपॉजिट बुक के अंदर, तो इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अब इंप्रूव होकर के 102% हो गया है। प्लस आगे का बैंक का गाइडेंस क्या है कि हम 20% से अपना लोन बुक ग्रो करेंगे। अगर आप गाइडेंस देखोगे तो 20% का ग्रोथ गाइडेंस है इनका लोन बुक का, 20% का ग्रोथ गाइडेंस है इनका डिपॉजिट बुक का। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि प्रॉफिट ग्रोथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 to 40% का टारगेट कर रहा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा मिलने वाला है इस बैंक को। ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों मिलेगा? बिकॉज इस बैंक ने इनिशियली ही अपने डिजिटल इंफ्रा के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब 2019-2020 से ही इन्होंने डिजिटली ऑन बोर्डिंग, डिजिटल एफडी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसका एडवांटेज अब बैंक को मिलेगा आने वाले सालों में। और इनका कहना है कि हमको वहां से एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट होगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारा लोन बुक का ग्रोथ तो चलो 20% के आसपास ही रहेगा, लेकिन पैट ग्रोथ हमारा 30 to 40% के रेंज में रहेगा। तो क्योंकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ 30 to 40% का रहेगा, इसीलिए ये उस कैटेगरी में आप इस बैंक को इंक्लूड कर सकते हो। वो जो उत्कर्ष बैंक और जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आप इस बैंक को इंक्लूड कर सकते हो। सो अब फाइनल कंक्लूजन देखते हैं कि ओवरऑल कैसा ये बैंक लगता है करंट लेवल के ऊपर। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बैंक का रिजल्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, मॉडल भी बाकी बैंक के कंपैरिजन में डिफरेंट है। एंड वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप इस बैंक को देखो तो 1.9 के आसपास का प्राइस टू बुक है इनका। अगर हम उत्कर्ष को देखें जिसका परफॉर्मेंस अगेन काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ टाइम में, उसका भी प्राइस टू बुक यही 1.9 के आसपास आता है। सो वैल्यूएशन वाइज भी बैंक का वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट रीजनेबल लेवल के ऊपर है। यहां से अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है, इनका पैड ग्रोथ 30 to 40% के रेंज में रहता है, आरओए आरओई का नंबर इस लेवल तक रहता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड है इस बैंक के पास में।
और पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में उन दो बैंक्स के साथ में सूर्योदय बैंक एंड उत्कर्ष बैंक के साथ में आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी ऐड कर सकते हो। तीनों में अगर हम देखें तो सूर्योदय के पास वो री रेटिंग वाली थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा लगती है, बिकॉज उसका प्राइस टू बुक 1.2 के आसपास है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि सूर्योदय का जो मॉडल है उसमें अनसिक्योर्ड लेंडिंग का शेयर काफी ज्यादा है, एंड Q1 में जिस तरीके की हमने सिचुएशन देखी है तो वो हमको देखना पड़ेगा कि कहीं सूर्योदय का ग्रॉस एनपीए बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, एनपीए की प्रॉब्लम ना आ जाए, बिकॉज उनका अनसिक्योर्ड वाला पार्ट ज्यादा है। बट अगेन इसमें प्रिडिक्शन तो हमको करना नहीं है, हमको तो बिजनेस को ट्रैक करना है, एंड जैसा जिसका परफॉर्मेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हमको एक्ट करना है। सो करंट लेवल पे अगर हम देखें तो ये तीन बेस्ट प्ले लगते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो सूर्योदय में थोड़ी सी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बेटर लगती है कंपेयर टू उत्कर्ष एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो तीनों बैंक अच्छे ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी के नंबर्स अच्छे हैं, और आगे का आउटलुक भी तीनों बैंकों का काफी अच्छा है। आगे ट्रैक करते रहेंगे, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।